welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. शुक्रिया कि आपने मुझे इस सीनिक ओल्ड टाउन अलेक्जेंड्रिया के वाटर फ्रंट पे ज्वाइन किया, और शुक्रिया आप सबको कि आप इतने इंटरेस्टिंग हैं, जिसकी वजह से इस शो में टॉपिक्स की कोई कमी नहीं है, चाहे वो हो पाकिस्तानी या अमरीकी, ग्लोबल या लोकल इवेंट्स, चीज़ें या लोग। हम आप ही की इर्द गिर्द मौजूद अनोखी कहानियाँ आपके सामने पेश करते हैं। तो चले आज इस ट्रेंड को जारी रखते हैं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ आपके सामने पेश करते हैं। शी कैब इशू नया नहीं, लेकिन इसका हाल ज़रूर कुछ हटकर है। एक पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की जो मुंतखब हुई है एक इजराइल नवाज तंजीम के लिए, और अमेरिका और दुनिया की थानेदारी, क्या ये दोनों एक ही जुमले में समा सकते हैं? पाकिस्तान में पढ़ी लिखी और बासलाहियत ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद महज इसलिए काम नहीं करती क्योंकि उन्हें अपने दफ्तर या काम की जगह तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की मुनासिब सहूलत मुयस्सर नहीं। ख़वातीन की इन्हीं मुश्किलात को कम करने के लिए एक नौजवान हिरा बतूल ने इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी में शी कैब के नाम से एक मुनफरिद मंसूबे का आगाज़ किया है। इसी बारे में हमें इस्लामाबाद से बता रहे हैं मोहम्मद इश्तियाक अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में काम करने वाली ख़वातीन को जिन मसाइल का सामना है, उनमें से एक उन्हें अपने दफ्तर या काम की जगह तक बर वक्त पहुँचने में दुश्वारी भी है। अमूमन बस स्टॉप्स पर मर्दों के साथ ख़वातीन भी गाड़ियों के इंतज़ार में खड़ी नज़र आती हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक बस स्टॉप पर मौजूद रक्षंदा कहती हैं कि गाड़ियों में अमूमन ख़वातीन के लिए मखसूस नशस्तों की तादाद बहुत कम होती है और बसा औकात उन्हें मर्दों ही के साथ बैठा दिया जाता है। जितनी मतलब लेडीज़ बैठ सकती हैं उसमें इतनी लेडीज़ को ही बिठाएं। वो एक्स्ट्रा जगह जो होती है आगे बैक पे पीछे थोड़ी सी जगह बनी होती है, उसमें भी लेडीज़ को बिठा देंगे, उधर भी बिठा देंगे। गर्मी में फिर इतना दम घुटता है, सुबह का टाइम होता है, अक्सर ये म्यूज़िक लगा देंगे। ये इस चीज़ को ये बिल्कुल भी नहीं ख्याल करते कि कोई लेडीज़ बैठी हुई है, कोई किस तरह बैठा हुआ है, तो इस तरह मतलब नहीं करना चाहिए। खुद बीच में साथ खड़े हो जाते हैं, वो लेडीज़ को बहुत बुरा लगता है। खासकर बच्चियां जब बैठी होती हैं साथ, तो बच्चियां फिर उधर बैठना पसंद नहीं करती। इस्लामाबाद के एक निजी स्कूल की उस्ताद नौशीन अंसारी कहती हैं कि उनकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा किराए की मद में खर्च हो जाता है। मुश्किल नहीं, मुश्किलात हैं बहुत सारी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी रूट की वैन्स बहुत कम है। वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत देर में तकरीबन 1 घंटा पहले घर से निकल आती हूँ वैन के लिए। बाकी जो टाइम होता है वो मुझे वैन में लगता है। वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे तकरीबन 1.5 आवर लग जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि वैन्स कम हैं, जिसकी वजह से हमें जगह मिलनी बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं अपने ऑफिस, स्कूल्स, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे वो जॉब करती हैं, वहाँ पे आने के लिए उनको प्रॉब्लम है। तो इस वजह से वो लोग सिर्फ वैन्स के ना होने की वजह से और किराया ज़्यादा होने की वजह से, जगह ना मिलने की वजह से, वो इस ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम की वजह से अपनी जॉब छोड़ देती हैं। ख़वातीन की इन ही मुश्किलात को देखते हुए हिरा बतूल ने इस्लामाबाद और इसके जोड़वा शहर रावलपिंडी में शी कैब के नाम से एक मुनफरिद मंसूबे का आगाज़ किया। हिरा हाल ही में अमेरिका से तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस आईं। इस अछूते मंसूबे का ख्याल उन्हें कैसे आया, जानते हैं खुद हिरा से। हिरा, आपने एक मुनफरिद मंसूबे का आगाज़ किया, शी कैब। शी कैब है क्या? शी कैब पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक सेफ़ टैक्सी सर्विस है। इसको नौकरी पेशा ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या ऑफिस गोइंग ख़वातीन जिनको आसान ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की ज़रूरत है और जिनको वर्क प्लेस पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलती। ऑल द मैकेनिज़्म इज़ वेरी सिंपल। ऑल दे हैव टू डू इज़ रजिस्टर विद अस और हम उनको पार्टनर ड्राइवर के साथ फिर कॉन्टैक्ट करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इन इटसेल्फ इज़ वेरी ईजी। उनको हमें 4 चीज़ें दरकार हैं। ऑल वी नीड इज़ द पिक एंड ड्रॉप लोकेशन, द पिक एंड ड्रॉप टाइम एंड एक नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसके अंदर ईमेल एड्रेस हम प्रेफर करते हैं या सेल फ़ोन नंबर। दे कैन आइदर विजिट अस बाय कॉन्टैक्ट अस बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट, हमें SMS कर सकते हैं या हमें फ़ोन करके ये 4 डिटेल्स लिखवा सकते हैं। वंस दे रजिस्टर विद देयर रिक्वेस्ट, हम 8 से 10 दिन लेते हैं उनको पार्टनर ड्राइवर से रब्ता करवाने में और लोकेट करते हैं कि कौन से इलाके से रिक्वेस्ट आई है और कौन सा कन्वीनियंट ड्राइवर होगा हमारे उस लोकेशन में जिससे हम उसका रब्ता करवा सकें। आप अमेरिका में भी रहीं, वहाँ जो आपका रहना था, क़याम था, क्या उसने भी कोई मदद की
آپ کے اس منصوبے کے آغاز میں؟ میرے دماغ میں یہ آئیڈیا کہیں تھا دبا ہوا، بٹ بیکاز پڑھائی کا پریشر اتنا ہوتا ہے، اتنا برڈن تھا، وی ڈنٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ. اس کے بعد پھر میں نے جارجیا ٹیک کے جس یونیورسٹی میں پڑھی تھی امریکہ میں آن دا فل برائٹ اسکالرشپ، ان کی ٹیکنالوجی انکیوبیٹر سے رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو، آپ مجھے بتائیں کس طرح اس کو شروع کیا جائے. پھر ہم نے مارکیٹ ریسرچ شروع کیا امریکہ سے، سرویز کیے. اسلام آباد سے میرا تعلق ہے تو اسلام آباد کی خواتین کی، راولپنڈی کی خواتین کے سرویز کیے، جو لڑکیاں ایک دوسرے کو جانتی تھی، پرٹیکولرلی ورکنگ ویمن کو ہم نے ٹارگٹ کیا. آپ نے اس منصوبے کا آغاز راولپنڈی اور اسلام آباد میں کیا. ان جوڑواں شہروں میں کتنی ایسی خواتین ہوں گی جو روزانہ ٹیکسی استعمال کرتی ہوں گی اپنے کام کی جگہ تک جانے کے لیے، اور ان تک اب آپ کیسے پہنچیں گی؟ When I was doing my research کہ اسلام آباد پنڈی میں ہی کوئی 40 to 50,000 taxis are on the roads اینڈ کوئی 6 لاکھ کے قریب خواتین کو ورکنگ ویمن ہیں ہماری اسلام آباد پنڈی میں جن کو ان فیسلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. So right now I'm going to target this market which I know is very concentrated and perfect the model here. اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آگے اس طرح کی اس کو سہولت کریں کہ اسمارٹ فون اپلیکیشن کی بیسس کے اوپر کوئی بھی خاتون ہمارے ساتھ ایز اے پارٹنر ڈرائیور شامل ہو سکتی ہیں as long as they know how to drive. شی کیب نامی اس منصوبے سے جہاں خواتین کو اپنے دفاتر یا کام کی جگہ تک پہنچنے میں مدد مل رہی ہے، وہیں اس سے کئی ٹیکسی ڈرائیورز کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے. پہلے بھی پک اینڈ ڈراپ سروس کے کام کرتے تھے، تو ابھی میرا ان کے ساتھ شی کیب کے ساتھ مطلب وابستہ ہوا ہے. ابھی ان کے ساتھ جوائن کیا کچھ ہی دن ہوئے. ہمارا ڈرائیونگ لائسنس لیا جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ لیا جاتا ہے، پراپر ویریفیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ہی ہمیں دیا جاتا ہے، جس سے اور بھی ٹیکسی ڈرائیوروں کو جو ہے نا اچھا سمجھا جا رہا ہے. سدرا جلیل ایک غیر سرکاری تنظیم پاکستان انوویشن فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ باصلاحیت خواتین کی ایک بڑی تعداد محض اس لیے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہیں ٹرانسپورٹ کی محفوظ اور مناسب سہولت میسر نہیں. ایک ریسنٹ سروے کے مطابق پاکستان میں 85% خواتین کام ہی نہیں کرتی ہیں، مطلب آفیسز، فارمل آفیسز نہیں جاتی ہیں جسٹ بیکاز آف ٹرانسپورٹیشن ایشوز. اس کے علاوہ جتنے بھی امپلائرز ہیں اس میں میل امپلائیز ہوتے ہیں وہ اپنی سیلری کا 5% ٹرانسپورٹیشن پہ لگاتے ہیں، جبکہ خواتین 50% اپنی سیلری کا صرف ٹرانسپورٹیشن پہ لگاتی ہیں. وائی؟ بیکاز آپ کے پاس ہراسمنٹ ایشوز ہیں، کبھی ٹرانسپورٹ مل نہیں رہی ہے، اویلیبل نہیں ہے، افورڈیبل نہیں ہے، پھر سیکیورٹی کے لیے آپ کو ایکسٹرا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو آئی تھنک شی کیب جیسے انیشیٹو جو کار پولنگ انیشیٹوز ہیں، خاص طور پہ جب یہ خواتین کی طرف سے یہ ایسے انیشیٹوز آتے ہیں تو آئی تھنک ان کی ضرورت بھی ہے اور ان کو انکریج بھی کرنا چاہیے. سدرا جلیل کہتی ہیں کہ شی کیب جیسا منصوبہ نہ صرف سفر میں آسانی کا سبب ہے بلکہ ان کے بقول جب ایک سے زیادہ خواتین ایک ساتھ سفر کرتی ہیں تو وہ خود کو محفوظ تصور کرتی ہیں. اس طرح کے آئیڈیا کو صرف شی کیب یا ہماری جیسے پلیٹ فارمز کو ہی نہیں، گورنمنٹ کو بھی انڈورس کرنا چاہیے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نہ صرف یہ آپ کو مینز آف ٹرانسپورٹ دے رہا ہے، یہ آپ کو افورڈیبلٹی دے رہا ہے، یہ آپ کو سیکیورٹی دے رہا ہے، یہ آپ کو اینٹی ہراسمنٹ سولوشن دے رہا ہے. خواتین کی گاڑی ہے جس میں سب خواتین موجود ہیں تو ہراسمنٹ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اینڈ ابو آل یہ فیول ایفیشینٹ سروس ہے، مطلب ایک ہی پرائز کے اندر آپ 5 سے 6 خواتین ایک جگہ پہ سفر کر رہی ہیں. تو آئی تھنک جس طرح کے انرجی کرائسس بھی چل رہے ہیں تو گورنمنٹ کو اس چیز کو انڈورس کرنا چاہیے اور ایک آفیشیل پلیٹ فارم کے اوپر ایسے انیشیٹوز پروموٹ ہونے چاہیے. پاکستان میں حالیہ برسوں میں مختلف شعبوں میں کام کرنے والی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے سفر کی سہولتوں کی فراہمی بھی ضروری ہے. اور اب ایک بریک. اب ہوگی آپ کی ملاقات ایک ایسی پاکستانی امریکن اسٹوڈنٹ سے جن کی ایک تنظیم سے وابستگی کچھ لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہو سکتی ہے، لیکن ایک بریک کے بعد. اب ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے مسلم امریکن اسٹوڈنٹ سے جنہیں حال ہی میں بائیں بازو کے اسرائیل نواز پولیٹیکل لابینگ گروپ جے اسٹریٹ کی یونیورسٹی کیمپس برانچ کا پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا ہے. اس 21 سالہ پاکستانی امریکن لڑکی نے ایک پرو اسرائیل اور پرو پیس تنظیم کا حصہ بننے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور بھی بہت سے سوال ہیں جو کور کیے ہیں ثاقب الاسلام نے آمنہ فاروقی سے اپنی ملاقات میں. لیٹس واچ. آمنہ فاروقی امریکی ریاست میری لینڈ کی یونیورسٹی آف میری لینڈ میں ایک طالب علم ہے. وہ ایک مسلمان ہے اور ایک پاکستانی بھی. آمنہ حال ہی میں ایک تنظیم جے اسٹریٹ یو کی صدر منتخب ہوئی ہیں.
My background is a little bit different from many in the room. I'm a Pakistani American Muslim, but I'm from Potomac, Maryland. J-Street-U एक ऐसी तलबा तंजीम है जो अमेरिका भर में इसराइल और फलस्तीन के तनाज़े के पस मंज़र में अमेरिकी हुकूमत के साथ काम करती है। J-Street एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को समझता है प्रो इज़राइल, प्रो पैलेस्टीनियन और प्रो पीस, ये तीनों चीज़ें, और वो काम करता है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक 2-स्टेट सोल्यूशन के लिए। इज़राइल के लिए, इज़राइल तो है एक स्टेट, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए भी उनके लिए एक स्टेट बनाए। तो J-Street-U उसका स्टूडेंट आर्म है। J-Street-U अमेरिका भर में 75 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कैंपसेस पर मुतहरिक है, जिसमें तकरीबन 4000 तलबा हैं जो अमेरिका में मौजूद जूश कम्युनिटी के साथ भी काम करते हैं। J-Street-U काफ़ी बड़ा है, वो 75 कैंपसेस पे है अक्रॉस द कंट्री, और जूश स्टूडेंट्स भी हैं लेकिन नॉन जूश स्टूडेंट्स भी हैं। मैं मुसलमान हूँ, पैलेस्टीनियंस भी हैं, ज़्यादातर जूश है, इसलिए J-Street-U का फोकस अमेरिकन जूश कम्युनिटी पे है। हमने आमना से पूछा कि J-Street-U असल में करती क्या है। तो the American government or many American institutions say that they support a 2-state solution, लेकिन in actuality ये काम नहीं करते। तो J-Street-U जाके पुश करता है इन इंस्टीट्यूशंस के वो ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें और वो पैलेस्टीनियंस के बारे में बात करें और उनके भी शो देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू दीज इंस्टीट्यूशंस। सो कैंपस पे जो हम काम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लोगों को टीच करना, उसके बारे में डायलॉग क्रिएट करना, लेकिन अमेरिकन जूइश ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करते हैं कि वो 2-स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करें पैलेस्टीनियंस के लिए। Jewish and not Jewish, Zionist and not Zionist, because we are frustrated by the pain of this conflict, and we see an opportunity for a better future. More broadly, a lot of it is actually meeting with these American Jewish organizations or asking them to be transparent in their funding. तो काफ़ी American Jewish organizations पैसे भेजते हैं Israel को, तो हम पूछेंगे कि कहाँ पैसा जा रहा है, किसके लिए जा रहा है। Many organizations मदद करते हैं फ़लस्तीनियों को, many organizations ये नहीं करते हैं, तो पूछना कि कहाँ पैसा जा रहा है। आमना एक मुसलमान और ख़ास तौर पर एक पाकिस्तानी होते हुए भी इस तंजीम की सदर मुंतखब हुई हैं, तो उन्हें कुछ बैकलैश का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उनका कहना है कि उनके वालिदैन समेत उनके दोस्तों ने उनकी सपोर्ट की। कंफ्यूजन था काफ़ी, लेकिन सब पाकिस्तानी मुसलमान सारे सपोर्टिव थे। They understand that they don't know that much about Israel, and they care a lot about Palestinians, and they want both people to live peacefully. So they've been supportive. They also understand that as Muslims we have a responsibility in this, and that we need to be doing more work to help Palestinians and Israelis, and that means starting to talk to Jewish people and to Israelis about their life on the ground. And as someone who cared about Palestinians and wanted to contribute to ending this conflict, I knew that I needed to understand all sides. जो मेरे दोस्त थे वो बहुत supportive थे, and वो उनको पता है कि मैं ये काम करती हूँ Israelis और Palestinians के लिए, तो वो बहुत खुश थे मेरे लिए, और वो भी ज़्यादा, they also want to know more of what Pakistanis are like, and they want to work more with other people to make peace, and so they were very supportive. You know, I went to Israel and I would call, they can't go to Israel because of their passports, but you know, I would call them from Israel and they would be surprised at how much it sounded like Pakistan, because the people day to day want peace, they're good people. And unfortunately, Israelis and Pakistanis can't, you know, don't meet each other often, but the people themselves are good. You lived in America, आप पाकिस्तान भी गई, पाकिस्तानी लोगों से मिली, इजराइल गई, इसराइली से मिली, फ़लस्तीन गई, फ़लस्तीनियन से मिली। सो किस किस्म की सिमिलैरिटीज़, किस किस्म का कनेक्शन आपने देखा इन लोगों में, इनसे बात करने में? The people want peace. लोग अच्छे हैं, सारे लोग दुनिया में अच्छे हैं. Many people are very unhappy with their government, and they understand, they don't like Netanyahu, and they understand that the government is not good. Similar to, I think, Pakistan, mein Pakistaniyon mein are good, and there are problems with the government. Some people understand that there's an occupation and that Palestine's rights are being violated, and they are working to help that. Israelis are the ones who took me into Palestine, and they go and they help and they do things.
There are some people that don't think there's anything wrong, but a lot of them also have their own lives with their own problems, but the majority of people are normal. Israel or Pakistan are, in some ways, are very similar. The people are nice. There are cats everywhere. मैं वो Israel में शुक जाती थी और मेरी अम्मी को फ़ोन करती थी तो वो कि I used to describe it to her and she said it sounded like the bazaars in Pakistan and Karachi. So they're very similar and there's a lot for the people to connect on. And I think that you can appreciate Israel and the Israeli people and still oppose the Israeli government for the things that it does that violate the human rights of Palestinians. And so मेरा ये ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तानी लोग समझे कि आप इजराइल को भी मान सकते हैं और फ़िलिस्तीनियों के लिए स्टैंड अप कर सकते हैं. Being a Pakistani American or working on this issue, पाकिस्तानी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बताऊंगी कि प्रो इजराइल एक almost dirty word है पाकिस्तानियों के लिए मेरे ख्याल में. इसलिए पाकिस्तानियों प्रो इजराइल को ये समझते हैं कि वो प्रो पैलेस्टाइन के अगेंस्ट है. लेकिन जो मैं काम करती हूँ जे स्ट्रीट यू के साथ और जे स्ट्रीट के साथ वो प्रो इजराइल को चेंज कर रहा है. इन लोगों के जे स्ट्रीट के लिए प्रो इजराइल इज़ टू सपोर्ट पैलेस्टाइन. इट्स टू स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स. इट्स टू अपोज ऑक्यूपेशन. इट्स टू सपोर्ट अ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन. एंड दैट्स व्हाई आई डू दिस वर्क. और मुसलमान के लिए लेकिन पाकिस्तान इन जनरल के लिए इफ़ वी सपोर्ट पीस एंड वी वांट देयर टू बी पीस, we also have to challenge ourselves to talk to Jewish people and to talk to Israelis and to try to understand their side. This is the moment that demands the vigorous commitment and the passion of a movement that is ready to take ownership of this story. We must make the choices to defy the difficult politics of this moment and create the future that we want to see. An end to occupation, a free Palestine. आमना का कहना है कि मुस्लिम ज्यूइश डायलॉग 21वीं सदी का एक अहम चैलेंज है जिसे इसराइल में भी लोग समझते हैं ताकि मुकालमा हो सके और लोग एक दूसरे को समझ सकें और तनाज़ात को हल कर सकें. डोंट मूव, क्योंकि अगली रिपोर्ट में जानते हैं कि अमेरिका क्या वाकई दुनिया का थानेदार बनता है. देखते हैं एक ब्रेक के बाद. कोल्ड वॉर के खत्मे के बाद से अमेरिका को दुनिया की वाहिद सुपर पावर समझा जाने लगा. दुरुस्त या गलत, ये राय मौजूद है कि आलमी मंजरनामे में अमेरिका का किरदार एक थानेदार जैसा है. ग्लोबल इकानमी हो, ईरान की न्यूक्लियर डील का मामला हो, सीरिया में जारी खाना जंगी पर बात हो या फिर कुछ ममालिक में सुलह करानी हो, हमें हर जगह अमेरिका सरगर्म दिखाई देता है. मगर गुज़श्ता कुछ अरसे में अमेरिका में ये सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका को दुनिया भर के पुलिसमैन का किरदार अदा करना चाहिए या फिर अमेरिका को अपनी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली की ज़रूरत है. यही सवाल रखे मदीहा अनवर ने चंद अमेरिकी सियासी तज्ज़ियाकारों के सामने. आइए देखते हैं. 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमले ने बिलाशुबा अमेरिका का मंजरनामा बदल डाला. दहशतगर्दी की इस कार्रवाई के अमेरिका समेत दुनिया भर पर गहरे असरात मुरतब हुए. Our first really big act of terrorism, of course, was on 9/11. So I think that we probably overreacted. अमेरिका में दहशतगर्दी की पहली बड़ी कार्रवाई 11 सितंबर की थी. मुझे लगता है कि हमने इस वाक़े के बाद ओवर रिएक्ट किया और इस मामले को दानिशमंदी से हल नहीं कर सके. Since the intervention in Iraq and then Afghanistan, and it's a terrible, terrible tragedy that these countries. हम सभी को पता है कि 11 सितंबर के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है. इराक और अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने है. ये अफसोसनाक बात है कि ये मुल्क इंतशार का शिकार है और हमें इस बात का एहसास भी है. मगर मेरा नहीं ख्याल कि हम दुनिया में मदाखलत करके ये हालात बेहतर बना सकते हैं. अमेरिका यकीनन कई मुल्कों की मदद कर सकता है जो शायद दूसरे मुल्क ना कर सकें, मगर फौजी ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल में मजीद बिगाड़ का सबब बनता है. For the most part. I mean, that's simply what has happened. So I think that repeating that probably would not be wise. गुज़िश्ता दिनों वाशिंगटन में वाक़ई थिंक टैंक द मैकेन इंस्टीट्यूट की जानिब से एक मुबाहिसे का एहतमाम किया गया जिसमें शामिल माहिरीन ने इस बात पर बहस की कि आया अमेरिका को दुनिया के पुलिसमैन का किरदार जारी रखना चाहिए या नहीं.
And that is probably the principal argument you hear about American foreign policy, is you talk the talk, but you don't walk the walk. माहिरीन का मानना था कि अमेरिका एक आलमी ताकत है और 1945 यानी जंग अजीम दोयम के बाद से दुनिया के मामलात में अमेरिका के कायदाना किरदार और मदाखलत के बायस दूररस नताइज सामने आए। माहिरीन का ये भी कहना था कि ये अमेरिका का आलमी दुनिया में मस्बत किरदार ही था, जिसके बायस गल्फ वॉर के मौके पर आलमी बरादरी ने इराक की कुवैत पर चढ़ाई की मुकम्मल मुखालफत की। टॉम डॉनेली मेरीलैंड वेयर सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज के साथ बतौर रेजिडेंट फेलो मुंसलिक हैं और ये मानते हैं कि दुनिया को अमेरिका की बतौर पुलिसमैन जरूरत है। I know many Americans are concerned about these threats. What neighborhood doesn't need a policeman? किस महल्ले को पुलिसमैन की निगरानी की जरूरत नहीं होती। हत्ता कि ऐसे इलाके जो बहुत महफूज तस्वर किए जाते हैं उन्हें भी पुलिस की निगरानी की जरूरत रहती है, खास तौर पर उन इलाकों को जहां पर लोगों को खतरा महसूस होता है या वो कोई दबाव महसूस करते हैं। उन्हें कानून की हुक्मरानी और अमलदारी के साथ साथ इंसाफ की जरूरत होती है। दुनिया में अमेरिका के कायदाना किरदार के बायस दुनिया भर में जमहूरी हुकूमतों के क़याम में मदद मिली। अगर हम 1945 के मुकाबले में दुनिया में जमहूरियत का तनासुब देखें तो ये यकीनन पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। I mean, the number of countries that have representative governments now versus 1945 is really quite striking. ताहम सब माहिरीन इस राय से मुत्तफिक नहीं। इनमें जर्मनी के लिए अमेरिका के साबिक सफीर रिचर्ड बर्ट भी शामिल हैं, जो कहते हैं कि वियतनाम जंग अमेरिका की एक संगीन गलती थी, एक ऐसी गलती जिससे अमेरिका ने कोई सबक नहीं सीखा। Well, I think that the United States... मेरे नजदीक अमेरिका ने गुज़िश्ता 15 बरसों में दुनिया में बिला जवाज दखलंदाजी की है। यहाँ पर शामिल पैनल का ख्याल था कि आलमी कम्युनिटीज अमेरिका को बतौर वर्ल्ड लीडर किरदार अदा करता देखना चाहती हैं, मगर मेरा ख्याल नहीं कि हकीकत में भी ऐसा है। अमेरिका को बहुत से मामलात पर अपनी पॉलिसियों के बायस शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ा, जिसकी एक मिसाल मशरिक़ वुस्ता है। particularly in the greater Middle East. रिचर्ड बर्ट का ये भी कहना था कि सदर ओबामा के दौरे इख्तदार में अमरीकी खारजा पॉलिसी में मुस्बत तब्दीलियां की गईं। Well, I think it has to some degree changed under President Obama. सदर ओबामा के दौर में अमरीका की खारजा पॉलिसी में मुस्बत तब्दीलियां की गई हैं। हमें ऐसी सूरत हाल में जहां ताकत के इस्तेमाल पर शदीद रद्द अमल सामने आ सकता है, अमरीका की जानिब से ताकत का कम इस्तेमाल दिखाई दिया। मेरा ख्याल में अमरीका को दुरुस्त तवाज़ुन ढूंढने और कायम करने की ज़रूरत है। यकीनन हम एक ऐसा अमेरिका नहीं चाहते जो दुनिया से अलग थलग हो। दूसरी तरफ हम ऐसा अमेरिका भी नहीं चाहते जो अमेरिका से बाहर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल जारी रखे। An America that's going to think carefully about how it uses its power abroad. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. अमरीकी खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक माहिरीन का कहना है कि सदर बुश के मुकाबले में सदर ओबामा के दौर में अमरीका की खारजा पॉलिसी में मस्बत तब्दीलियों के दूररस नताइज सामने आएंगे। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को इन मिसालों के तौर पर पेश किया जाता है जो अमरीका की बेहतर खारजा पॉलिसी के बायस मुमकिन हो सकें। माहिरीन इस बात पर भी मुत्तफिक दिखाई दिए कि सिर्फ अमरीका ही दुनिया के पुलिसमैन का किरदार अदा नहीं करना चाहता, बल्कि अक़वाम आलम भी अमरीका को एक आलमी रहनुमा के तौर पर देखती हैं। ऑलराइट नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। लेकिन जब तक आप अपनी कहानियाँ बनाते रहेंगे, कहानी पाकिस्तानी के जरिए हम आपकी कहानियाँ आप ही के सामने पेश करते रहेंगे। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी अनोखा सफ़र के साथ। बट इन द मीन टाइम यू नो व्हाट टू डू। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।